तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी इंस्टा एवी। तो आज मैं आप सभी को क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर समझाने वाला हूँ, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये क्लास 8 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 8 में वैसे एनसीईआरटी में कोई डिवीज़न नहीं है चैप्टरों का, पर जैसे हम देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड और आगे के कुछ चैप्टर्स 8, 9, 10 ये सब बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ चैप्टर भी बायोलॉजी में है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और आगे कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में 11 चैप्टर से आगे किए हैं। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है जब पहेली और बूझो जो हैं वो अपने अंकल के घर जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों के लिए। तो उनके जो अंकल हैं वो एक किसान होते हैं, फार्मर होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो कुछ टूल्स देखते हैं, जैसे खुरपी होती है और सिक्कल होता है, शोवेल होता है, प्लो होता है जिसे हल बोलते हैं, वो सब देखते हैं वो कि ये सब फील्ड में रखे हुए हैं। तो बूझो अब सोचता है कि मुझे जानना है कि इन टूल्स का काम क्या होता है, इसे कहाँ यूज़ करते हैं। तो हम सब ने पढ़ा हुआ है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड रिक्वायर होता है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लिए फूड खुद बना सकते हैं। तो अब पूछा गया हमसे कि क्या आप याद कर सकते हैं कि कैसे ग्रीन प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं। तो हाँ, हमने 7th क्लास में पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। तो एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं वो अपना खाना नहीं बना सकते खुद, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। और प्लांट्स जो अपने एनिमल खाना खुद बना सकते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं उन्हें अपना फूड मिलता कहाँ से है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम खाते ही क्यों हैं। अगर हमें खाना ही नहीं होता तो हम खाना ढूंढते ही क्यों। तो पहला क्वेश्चन है कि हम खाना खाते ही क्यों हैं। तो हमें पहले से ही पता है कि एनर्जी जो होती है जो हमें फूड से मिलती है, फूड के ब्रेकडाउन से, वो ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज करते हैं बहुत सारे बॉडीली फंक्शंस के लिए। बॉडीली फंक्शंस क्या हो सकते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, और जैसे हमारी बॉडी की मूवमेंट्स हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, सब में मसल्स का काम होता है। तो उन सब के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमें फूड से मिलती है। और हमें फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से। जब हम सबको फूड चाहिए होता है तो हम इतने सारे लोगों को खाना दे कैसे सकते हैं, ये बूझो सोचता है। तो फिर पहेली कहती है कि उसके लिए जो खाना है उसे बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। पहेली ने कहा था कि लार्ज स्केल पे फूड बनाना पड़ता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट नेसेसरी होती है, वही यहाँ पे दिया गया। तो अब आते हैं मेन चीज़ पे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो 10,000 BCE बिफोर क्रिस्ट एरा, तो टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, लोग नोमैडिक थे। नोमैडिक क्या होते हैं, जो ग्रीन पेस्चर्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। जैसे जो लोग होते थे, ऐसे बेड्यून्स होते थे, वो एक पर्टिकुलर जगह पे रहते थे कुछ टाइम के लिए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद शिफ्ट हो जाते थे किसी और जगह पे। उनका परमानेंट शिफ्टिंग नहीं होती थी, टेंट्स उन सब में शिफ्टिंग होती थी। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फूड और शेल्टर की तलाश में। तो वो रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, और धीरे धीरे करके उन्होंने एनिमल्स को भी मारना शुरू किया खाने के लिए। और फिर कुछ टाइम बाद जब उन्हें समझ आया कि वो हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकते, कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना हमेशा ही पॉसिबल नहीं होता था, और इन कंडीशंस में उनके लिए फूड स्कार्सिटी हो जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई हमें तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हम एक ही जगह में रह के अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को से डील कर सकें। तो तब जो है वो एग्रीकल्चर शुरू होता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ था। तो उसके बाद जब एक ही काइंड के प्लांट्स को बहुत बड़े स्केल पे उगाया जाता है तो उन्हें एक क्रॉप कहते हैं, जैसे वीट क्रॉप हो गई या राइस क्रॉप हो गई, जिसे पैडी कहते हैं। तो हमें पहले से ही पता है कि बहुत टाइप्स की सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो है वो क्रॉप्स होती हैं। तो इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत वेराई करते हैं। सब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
इंडिया में बहुत वैरायटी की जो है क्रॉप्स अवेलेबल होती हैं और अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स जो इंडिया में होते हैं और अलग अलग देशों में भी होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, खरीफ एंड राबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप जो होती है वो सोन उससे बोया जाता है रेनी सीजन में, और रेनी सीजन इंडिया में जो होता है वो जून से सितंबर को होता है। तो जून में जो है जून जुलाई में रेनी सीजन में उसे ग्रो करते हैं और सितंबर में उनकी कटिंग होती है। तो पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन ये एग्जांपल हैं खरीफ क्रॉप के। जो एग्जांपल्स होते हैं खरीफ और राबी क्रॉप के, इन्हें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद राबी क्रॉप्स जो होती हैं ये विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। हमने देखा था कि खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में उगाते थे, पर जो राबी क्रॉप है वो विंटर सीजन में उगाई जाती है, जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब राबी क्रॉप्स हैं। इनके नाम भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्टिंग के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो कुछ सेमेस्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर में हो जाते हैं ओलंपियाड, उनमें फर्स्ट 5-6 चैप्टर्स मेनली आते हैं। तो उसमें पैडी और राबी क्रॉप्स के जो एग्जांपल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डीप से याद करना पड़ता है। सॉरी। तो ज़ैद क्रॉप्स भी होती हैं बट वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है CBSE या NCERT के हिसाब से। तो ये बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अब पूछो कि पैडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाते। तो इसका जवाब पहले नहीं दे दिया कि पैडी को बहुत सारा वाटर रिक्वायर होता है और इसलिए उसे रेनी सीजन में उगाते हैं, ताकि कम से कम आधी नीड्स तो रेनफॉल से ही पूरी हो जाए। उसके बाद जब कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स को तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो फार्मर्स करते हैं पूरे उस टाइम में। तो ये जो भी एक्टिविटीज़ या टास्क होते हैं दे आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनके यहाँ पे नाम दे रखे हैं: प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। प्रेपरेशन ऑफ ये जो है स्टेप्स, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतनी ये हमें पहले से ही पता होता है। बस जो मेन है वो इनके जो प्रोसेसेस के नाम है जो इनमें इंक्लूडेड हैं और जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है और ये सॉइल को लूजन करने के लिए होता है ताकि रूट्स जो हैं वो ब्रीद आसानी से कर सकें। तो जो सॉइल लूज़ लूज़ होती है वो अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। इससे रूट्स के लिए सॉइल को लूजन करते हैं ताकि ब्रीदिंग आसानी से हो जाए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट प्रॉस्पेक्ट्स, तो जैसे खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप की मैंने आपको एग्जांपल बताई है, SOF ओलंपियाड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और SOF ओलंपियाड के लिए ज़रूरी है कि जैसे एग्रीकल्चर होता है ऐसे ही और भी कल्चर्स होते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर। तो ये सारे जो कल्चर होते हैं, एपीकल्चर, इन सब के नेम्स आप अच्छे से रिवाइज कर दें। और प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में यहाँ इस पैरा में ज़्यादा कुछ नहीं है कि सिर्फ टॉप लेयर जो होती है सॉइल की उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यही सब दिया है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि लूजनिंग एंड टर्निंग अप ऑफ सॉइल, इसे कहते हैं हम टिलिंग और प्लोइंग। टिलिंग और प्लोइंग दोनों एक ही प्रोसेस के नाम है, हल चलाना जिसे हम कहते हैं। तो ये प्लो से यानी कि हल की मदद से किया जाता है। तो प्लोज या तो वुड के बने होते हैं या तो आयरन के। पहले वुड के होते थे, अब आयरन के ज़्यादा यूज़ में आते हैं। अगर सॉइल बहुत ड्राई है तो उस पर पहले वाटरिंग करनी पड़ती है प्लोइंग से पहले, ताकि जो क्रम्स हैं वो थोड़ा मतलब इवन हो जाएं जब प्लोइंग हो। तो बट फिर भी प्लोइंग के बाद जैसे ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पे शाफ्ट है, प्लो शाफ्ट जो है ये जो होता है ये बहुत स्मॉल एरिया पे होता है। तो जैसे इस लाइन पे पहले प्लोइंग होगी, फिर इस लाइन पे प्लोइंग होगी, तो जो ये एरियाज़ बचते हैं चाहे इसके बीच बीच में भी हो जाए प्लोइंग, बट उसमें बहुत क्रम्स बच जाते हैं, या जहाँ से प्लोइंग होती है वहाँ से भी क्रम्स बच जाते हैं क्योंकि प्लो डीप जाता है और नीचे से जो सॉइल होती है उसे निकालता है, तो उस वजह से क्रम्स
बच जाते हैं काफ़ी सारे, तो उन्हें जो सॉइल के क्लम्प्स होते हैं उन्हें क्रम्स बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हमें लेवलिंग का मदद लेना होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। लेवलिंग का मतलब होता है कि लेवल करना, जो भी क्रम्स होते हैं उन्हें तोड़ देते हैं लेवलिंग की मदद से। तो इसके बाद देखते हैं लेवलिंग जो है वो सोइंग और इरिगेशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बेनिफिशियल भी। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, इसमें मेन इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं जो प्लोइंग के लिए मीन्स प्रेपरेशन के लिए यूज़ होते हैं वो होते हैं प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। प्लो जो होता है वो बहुत ही एंशियंट टाइम से यूज़ हो रहा है। तो प्लो के मेन 2 पार्ट्स होते हैं, ये जो हमारे दे रखा है ये होता है प्लोशेयर, ये जो फ्रंट पार्ट है ट्रायंगुलर पार्ट ये होता है प्लोशेयर, और ये जो यहाँ पे वुडन स्टिक टाइप की है ये होता है प्लो शाफ्ट। शाफ्ट यूजुअली वर्ड यूज स्टिक्स टाइप के लिए होता है, जैसे बोट राफ्टिंग अगर आपने की होगी उसमें भी शाफ्ट्स बोलते हैं। तो ये शाफ्ट है, ये जो स्ट्रिंग होती है, और ये प्लो शेयर है जो ट्रायंगुलर पार्ट है। तो यहाँ पे यही दिया है कि मेन पार्ट जो है प्लो का लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है जिसे प्लो शाफ्ट बोलते हैं, एंड सेकंड पार्ट होता है प्लो शेयर जो होता है ट्रायंगुलर स्ट्रिप। तो एक पेयर जो बल्ब्स के होते हैं, 1 पेयर ऑफ बल्ब्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। एक पेयर बुल्स एंड एक मैन आराम से एक प्लो को ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब हमें फिगर 1.1 के ए में यहाँ पे हमें दे रखा है द इंडिजिनस वुडन प्लो। इंडिजिनस मीन्स तो ट्रेडिशनली यूज़ होता था वुडन प्लो, बहुत पहले से जो है हम वुडन प्लो ही यूज़ करते थे, वो अब रिप्लेस हो रहे हैं आयरन प्लो से नाउडेज। हो जो होता है वो शायद फ़ोटो है एनसीईआरटी में हो की आई गेस, हाँ तो ये हो की फ़ोटो है। यहाँ पे ग्रिप हैंडल ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बेंट प्लेट, बीम एंड रॉड ये 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। बीम भी ज़्यादा नहीं, बस रॉड और बेंट प्लेट। तो ये जो होता है ये वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। इसमें एक लॉन्ग रॉड होती है वुड की, आयरन की, और उसके आगे एक बेंट प्लेट होती है आयरन की जिसे फिक्स किया रहता है। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर जो होता है वो यूज एक मतलब टाइप ऑफ प्लोइंग ही होती है जिसमें प्लो शेयर्स जो होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं और शाफ्ट्स भी इंटरकनेक्टेड टाइप के होते हैं, और इसे ट्रैक्टर से ड्राइव किया जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारा लेबर और टाइम सेव्स। लेबर एंड टाइम का मतलब है कि जो लेबर लगना था, जो भी लोग काम करते हैं उनका खर्चा भी बच जाता है, और टाइम, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं होता तो इसलिए टाइम भी कम लगता है ट्रेडिशनल या इंडिजिनस प्लो के हिसाब से। फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद अगला स्टेप क्या होता है, सोइंग का। सोइंग बहुत इम्पोर्टेंट, ये तो वैसे यहाँ देने की ज़रूरत थी भी नहीं कि सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि ये तो हम सबको ही पता है। अगर सीड्स ही सो नहीं करेंगे तो हमें भला जो भी क्रॉप होगी वो मिलेगी ही कहाँ से। जैसे बहुत सारे प्रोवर्ब भी इस टाइप के रिलेटेड होते हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप, बट इफ़ यू डोंट सो यू विल नेवर रीप। दैट्स द थिंग कि सो करना तो सोइंग तो ज़रूरी होती है, वरना जो है क्रॉप कभी उगी नहीं सकती। तो यहाँ पे दे रखा है कि सोइंग से पहले हमें क्लीन और हेल्दी सीड्स जो हैं वो सेलेक्ट करने होते हैं। तो पहली बोलती है कि एक दिन मैंने अपनी मम्मी को देखा था कि वो कुछ ग्राम सीड्स को वेसल में रखा उनने और थोड़ा पानी डाल दिया, और कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनट्स के बाद कुछ जो सीड्स थे वो ऊपर फ्लोट करने लग गया। मैं वो सोच रही है कि ऐसा क्यों हुआ कि कुछ सीड्स ऊपर तैर रहे हैं पर कुछ सीड नीचे ही हैं। तो एक्टिविटी में भी हमें वही करने को दिया है कि बीकर में वाटर डाल के सीड्स डालने हैं। तो अब नीचे दिया गया है कि एज द सीड्स विच आर द सीड्स वाटर, कि क्या ऐसे भी सीड्स हैं जो वाटर पे फ्लोर करते हैं, और क्या वो सीड हैं वो लाइटर हैं उनसे बाकियों से या हैवियर हैं, क्योंकि वैसे तो लाइटर ही होंगे ऑब्वियसली, इसीलिए वो ऊपर फ्लो करते हैं। और डैमेज सीड्स जो होते हैं वो अंदर से हॉलो हो जाते हैं, उस करके डेंसिटी उनकी डिक्रीज़ हो जाती है और वो हल्के भी हो जाते हैं, क्योंकि अंदर का मास भी तो गया, तो इसलिए वो फ्लोट करते हैं वाटर पे। तो ये बहुत अच्छा मेथड होता है गुड और हेल्दी सीड्स को सेपरेट करने का। एक जो है इंस्टीट्यूट भी है इंडिया में,
सिर्फ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सीड्स एंड टेक्नोलॉजी, तो वो सीड्स का इंस्टीट्यूट होता है इंडिया में। तो उससे जो है इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट सीड्स होते हैं उन सबको वो जो संस्था है वो प्रोवाइड करती है। तो वहाँ से भी हम ले सकते हैं। हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं वो भी वहाँ अवेलेबल होते हैं, और वरना ये जो मेथड हमें दे ही रखा है NCERT इज़ द बेस्ट, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो सीड ड्रिल ना, और आजकल ट्रेडिशनल टूल पहले हम पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल टूल जैसे कि हमें पता ही है, ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। तो सीड ड्रिल जिसे हम कहते हैं, सीड ड्रिल वैसे जो होता है वो इसके लिए रेफ़र किया जाता है, ये जो मशीन टाइप की होती है, बस इसका कुछ नाम नहीं है। तो सीड ड्रिल तो नहीं है, बट एक फनल शेप होता है, नीचे ऊपर कोनिकल टाइप एंड नीचे एक लंबा सा शाफ्ट टाइप का होता है, स्ट्रॉ टाइप कह सकते हैं, जिसे सॉइल को पियर्स कर देते हैं और उसके बाद ऊपर से सीड्स जो है उन्हें डाला जाता है ताकि सोइंग आसानी से हो जाए। उसके बाद सीड ड्रिल जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिशनल टूल बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, और अब जो सीड ड्रिल है वो बहुत अच्छा है ट्रेडिशनल टूल के हिसाब से। तो nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors। ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल होता है, ये आपको फोटो दिख रही है, इससे वो जो है सीड्स ग्रो करते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छा रहे। तो इससे क्या होता है कि कवर हो जाते हैं सीड सॉइल के अंदर, और प्रॉपर डिस्टेंस भी होती है, इसलिए ओवर क्राउडिंग भी नहीं होती, इससे टाइम एंड लेबर भी सही हो जाता है। मैं आपको और वो यही तरीके नहीं है बस सोइंग के और भी तरीके हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे हमें दे रखा है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग मीन्स एक सॉइल, मान लीजिए ये सॉइल का कुछ पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे मैं पहले पैडी की जैसे ट्रांसप्लांटेशन होती है उसका समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पैडी के सीड्स ऑलमोस्ट इन एन ओवर क्राउडेड वे, नॉट नेसेसरली, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओवर क्राउड तो अगर कोई प्लांट ना ही हो तो उसके लिए बेस्ट है, पर मतलब अगर एरिया कम भी है तो भी ओवर क्राउडिंग से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बिकॉज वी ओनली नीड प्लांटलेट्स। पूरे हमें क्रोप्स नहीं चाहिए, ओनली छोटे प्लांटलेट्स चाहिए। तो इस छोटे से एरिया में काफ़ी मैन्योर के साथ और मॉइस्चर के साथ हम पहले सीड्स को ग्रो करते हैं प्लांटलेट्स में। जब वो प्लांटलेट हो जाते हैं उसके बाद हम उन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं, मीन्स यहाँ से निकाल के एक बड़ी फील्ड में वहाँ पे उगा देते हैं, क्योंकि पहले उन्हें कुछ ज़्यादा ही फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं कुछ क्रोप को स्टार्टिंग में उनके लिए। और भी तरीके होते हैं सोइंग के, जैसे ब्रॉडकास्टिंग जो तरीका है उसमें, जैसे अगर आप में से कोई पहाड़ों के होंगे या अपने जहाँ के भी गांव के होंगे तो वहाँ पे फार्मिंग ज़रूर होती ही होगी। बीच बीच में ब्रूनो जो है ये बस अपनी हरकतें दिखाता रहता है, तो वहाँ पे फार्मिंग ज़रूर होती होगी। तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है जस्ट स्प्रेड करने ना हाथ से कुछ सीड्स को, जो है जैसे जो हाइब्रिड सीड्स खरीदते हैं मार्केट से, तो कुछ लोग जो हैं वो सॉइल को डिग करके सिर्फ उसके ऊपर स्कैटर कर देते हैं उन सीड्स को, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, उसे बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्योंकि ज़्यादातर सीड्स तो जो बर्ड्स होती हैं वही खा देती हैं, जो भी बर्ड्स सीड्स खाती हैं वही उन्हें ख़त्म कर देती हैं। और ऊपर से ओवर क्राउडिंग, जैसे एक बार अपने हाथ से ऐसे छिड़का, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं खाली जगह पड़ी है, तो जस्ट चांस की बात है कहीं पे खाली भी छूट जाता है, कहीं पे बहुत ओवर क्राउडिंग है, तो इसलिए वो अच्छा भी नहीं होता। ऊपर से डेप्थ नहीं मिलती सॉइल की, और प्लांट्स पेड़ भी खा देते हैं। क्या बोल रहा हूँ, पेड़ क्यों खाएंगे? पेड़ नहीं खाते, पेड़ पे रहने वाली चिड़िया खा देती हैं, चिड़िया खा देती हैं बीजेस को सीड्स को। तो ऐसे ही काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं सोइंग के लिए जो कि SOF के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं SOF के लिए इस चैप्टर पे या किसी भी चैप्टर पे, क्योंकि अब मैंने 8th की NCERT पूरी कर ही ली है, किसी भी चैप्टर में आप और मेरा SOF हो भी चुका है इस साल का, तो किसी भी चैप्टर में आप चाहते हैं कि मैं SOF की वीडियो बनाऊं ओलंपियाड की, किसी भी ओलंपियाड की, तो उसका नेम और अपनी क्लास जो है वो आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। तो SOF के ओलंपियाड्स के लिए तो खासकर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दूंगा, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
सारे अच्छे ओलंपियाड्स की डिटेल होती है वहाँ पे। और बाकी कोई भी ओलंपियाड चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे लिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करना। सोइंग के वक्त जो प्रॉपर डिस्टेंस है वो भी ज़रूरी है सीड्स की, ताकि ओवर क्राउडिंग बिल्कुल ना हो। जब जैसे एक प्लांट कोई भी है तो इनके बीच में एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस रहनी चाहिए, वरना ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। सोइंग के बाद स्टेप है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजेशन डालने का। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बार बार जब हम क्रॉप उगाते रहते हैं एक ही फील्ड में, तो उस वजह से फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि जो है हम बहुत ज़्यादा लेवल पे जो है क्रॉपिंग करते हैं। तो इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट अगर हम मैन्योरिंग करते हैं, मैन्योर जो होता है वो आप जानते होंगे, ये एसएसटी में पढ़ा होगा आपने प्रीवियस साल भी, और साइंस में ऑलमोस्ट 5th क्लास में हमने पढ़ा था वर्मी कंपोस्टिंग वो सब। तो अगर आप सीबीएसई फॉलो करते हैं तो वैसे 6th से एनसीईआरटी होती है, बट नॉर्मल स्कूलिंग के हिसाब से 5th में ये चैप्टर होता है साइंस में। तो उसमें हमने मैन्योर पढ़ा था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके डिकम्पोज्ड वेस्ट से हमें मैन्योर मिलता है। तो मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि ये पर्टिकुलरली प्लांट न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा नहीं होता है। जैसे एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब आप जानने के लिए ओलंपियाड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सब में जो मैन्योर होता है वो ज़्यादा नहीं होता, बट मैन्योर जो होता है वो टेक्सचर वो सब अच्छे से प्रोवाइड करता है, जो कि फर्टिलाइज़र एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी हैं उसमें होते हैं रिच, जैसे एनपीके हो गया या पोटैश हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, और अमोनियम सल्फेट होता है, कैन जिसे हम कहते हैं, कैल्शियम अमोनियम सल्फेट। तो ये सारी फुल फॉर्म्स भी आपको याद करनी होती हैं ओलंपियाड के लिए। एनपीके और कैन ये तीन दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर मैं फर्टिलाइजर्स की बात करूँ एसओएफ के लिए। बाकी अगर किसी और ओलंपियाड का जानना चाहें तो आप मुझे वीडियो बनाने के लिए कह सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो वाटर पोल्यूशन भी करते हैं, क्योंकि मैन्योर जो होता है वो बहुत रेडिली डिज़ोल्व नहीं होता है वाटर में, क्योंकि जैसे हम समझ ही सकते हैं कि वो काइंड ऑफ मड भी नहीं बन पाता, क्योंकि वो ज़्यादा डिज़ोल्व होता ही नहीं है। स्ट्रोट काइंड ऑफ थिंग से वो बनता है। एंड एक्सक्रीटाज, चाहे वो ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल डेड बॉडीज़, कुछ भी चीज़ हो उनसे बनता है, तो ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होता। बट जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो बहुत रेडिली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के साथ, इसलिए वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। आपने पढ़ा होगा यूट्रोफिकेशन, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसे एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। उसमें बहुत सारी एल्गे एक ही वाटर सोर्स के ऊपर वो हो जाती हैं, मीन्स कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। उसका वन ऑफ द मेन रीजंस जो है वो यही होता है। उसकी वजह से धीरे धीरे करके वो वाटर बॉडी मर जाती है। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे बोलते हैं डेथ ऑफ वाटर बॉडी, तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट कि वाटर बॉडी सूख जा रही है, और सेकंड कि वाटर बॉडी की जो भी लिविंग है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ज़्यादातर सर्वाइव कर ही जाते हैं, बैक्टीरियाज, बट जो भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा रेट पे या तो डेथ या तो टोटल एक्सटिंक्शन, तो उसे भी डेथ ऑफ वाटर बॉडी कह सकते हैं। खेलने लग जाता हूँ बताने के, तो उसे भी डेथ ऑफ वाटर बॉडी कहते हैं। तो इस सिचुएशन में डेथ ऑफ वाटर बॉडी का मतलब है प्लांट्स और एनिमल्स जो प्लांट में उसमें रहते हैं उनकी डेथ। मैं आपको ओलंपियाड में अगर आपको ये चैप्टर चाहिए होगा तो उसमें मैं आपको रीज़न सब कुछ समझा दूंगा, क्योंकि अभी इस वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हम ओलंपियाड रीज़न से, क्योंकि ये सिर्फ एनसीईआरटी करिकुलम की है। तो मैं आपको ओनली एनसीईआरटी अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो वाटर सोल्यूशन के लिए भी होते हैं, बट अब हम देखते हैं कि मैन्योर फर्टिलाइज़र डालने के सिवा कौन से मेथड होते हैं जिससे हम न्यूट्रिएंट्स जो है मैनेज कर सकें। तो इसका एक तरीका है क्रॉप रोटेशन, मींस अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना। जैसे एक बार आपने वीट ग्रो कर दी, वीट जो होती है वो वीट या राइस जो पैडी जो होती है वो न्यूट्रिएंट बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट को उनको हाई अमाउंट में चाहिए होता है। तो एक सीज़न में मान लीजिए आपने ये ग्रो किया
उसके बाद जो नेक्स्ट सीज़न आएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं पी जो होता है वो वीट के साथ होता है। तो मीन्स अगर आप वीट उगा रहे हैं तो ये ओलंपियाड का एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इनमें से कौन सी प्लांट आप वीट क्रॉप रोटेशन में कर सकते हैं। तो उसका नॉर्मल सेंस क्या होता है कि एक ऐसा जो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा यूज़ करे, जैसे वीट या राबी, और दूसरा पीज या ग्राउंडनट जो कि जो भी है नाइट्रोजन उसे रिप्लेनिश कर सके। तो इसमें सोचने वाली क्या बात होती है, पी, सोयाबीन, ग्राउंडनट ये सब जो होते हैं, तो इसमें सोचने वाली क्या बात होती है कि कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे मान लो पैडी और ग्राउंडनट हो गया और वीट और पी हो गया। तो इसमें हम सोचेंगे कि ग्राउंडनट भी कर देता है रिकवर, है ना, और पैडी यूज़ करता है, और वीट यूज़ करता है, और पी रिकवर कर देता है। तो ये तो दोनों सही होने चाहिए। बट प्रॉब्लम ये भी तो है कि देखिए कोई थर्ड ऑप्शन होगा इस केस में जो सही होगा, चाहे वो वीट ग्राउंडनट हो या पैडी पी हो। तो जो वीट होगा उसके साथ पी, सोचो ना आप अगले सीज़न में कैसे उग सकता है। पहले गर्मियों का रेनी सीज़न था, रेनी नहीं ठंडियों का सीज़न था, उसमें वीट होगी। फिर आएगा गर्मियों का सीज़न या बरसात का सीज़न, उसमें तो पी उग नहीं सकती है क्योंकि पी ने भी तो ठंडियों में ही उगना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो क्रॉप रोटेशन मैंने आपको समझा दिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के। पी, सोयाबीन में पीस, सोयाबीन ये जो होते हैं इनके रूट्स में प्रेजेंट होता है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म जो प्लांट अपटेक कर सके उस फॉर्म में करने के लिए यही बैक्टीरिया करता है। ये बैक्टीरिया करता है हम कह सकते हैं, यही बैक्टीरिया नहीं, क्योंकि साइयानोबैक्टीरियाज होते हैं और कुछ प्लांट भी होते हैं, गिंगो एंड एलनस एंड एनाबेना नोस्टॉक, ये सब जो है ये भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सब उससे मैं आपको एक और बार कह दूँ, अगर आपको लगता है कि यार ज़रूरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या यहीं पे कमेंट भी कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र मैन्योर का डिफरेंस वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, पर फर्टिलाइज़र जो होता है मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। इनऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वो सब होता है, और मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, डिकम्पोजिशन से वेस्ट के जो बनता है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है, मैन्योर कर सकते हैं फैक्ट्रीज़ में भी, बट प्रोड्यूस कहाँ होता है? फील्ड्स में, क्योंकि वहाँ पे आसानी से भी हो सकता है। फर्टिलाइज़र कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते, मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। और फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो एनपीके इन सब न्यूट्रिएंट्स में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये फोकस्ड होते हैं प्लांट रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए, जबकि मैन्योर जो होता है वो रिलेटिवली लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि वो तो बस डिकम्पोज्ड वेस्ट ही है ना ऑलमोस्ट। दो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर यहाँ पे दिया है कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को एनहेंस करता है, मीन्स इंक्रीज करता है, और वाटर सॉइल को पोरस बना देता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़्यादा आसानी से हो सकता है। फ्रेंडली माइक्रोब्स यहाँ पे दे रखा है, मीन्स जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया अभी हमने पढ़ा, उन सब के काउंट को बढ़ाता है, और अर्थवॉर्म जैसे जो टेक्सचर इम्प्रूव करते हैं, और मैन्योर खुद भी टेक्सचर इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आता है इरिगेशन। तो इरिगेशन प्लांट जो होते हैं वो नियरली 90% तो वाटर ही होते हैं। तो मीन्स हम इससे समझ सकते हैं प्लांट के लिए वाटर कितना ज़रूरी होता है। तो जर्मिनेशन जो होती है सीड्स की प्लांट के बिना नहीं, वाटर के बिना हो ही नहीं सकती। और वाटर जो है वो जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें फ्रॉस्ट से और हॉट एयर करेंट्स दोनों से प्रोटेक्ट करता है। ये कैसे प्रोटेक्ट करता है ये ओलंपियाड लेवल के, अगर आप वो समझना चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या यहीं पे वीडियो के बाद कमेंट छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए भी जो फील्ड्स होती हैं उन्हें वाटर किया जाता है, उन्हें उसे बोलते हैं इरिगेशन। तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन नेचुरल होते हैं, जैसे वेल्स और पॉन्ड्स, लेक्स एंड ट्यूब वेल्स, कैनाल्स, डैम्स, वो सब आर्टिफिशियल होते हैं। डैम्स, ट्यूब वेल्स, कैनाल्स आर्टिफिशियल होते हैं। और ट्रेडिशनल मीन्स जो पहले यूज़ होते थे वो हैं यहाँ पे दिए हुए, मोट, पुले सिस्टम एंड चेन पंप, ढेकली एंड राहट
राहत होता है लीवर सिस्टम। 5th क्लास में हमने सिंपल मशीन में पढ़ा था लीवर क्या होता है, 1st क्लास, 2nd क्लास एंड 3rd क्लास लीवर। तो जो राहत होता है वो 1st क्लास लीवर होता है, क्योंकि फल्क्रम मिडल पे होता है, एक साइड एफर्ट होता है, एक साइड लोड होता है ना। तो अब हम पढ़ते हैं आगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये इस साल के लिए ओलंपियाड के लिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप प्रेप गाइड में देखोगे तो आपको ये सब मिल जाएंगे, बट इसके क्वेश्चंस नहीं आते ज़्यादातर। हाँ, मॉडर्न मेथड्स इम्पोर्टेंट हैं। तो मॉडर्न मेथड्स होते हैं जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम, ये लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये दिया हुआ है ना हमारे पास, ये ऐसे मोटर लगाई जाती है वेल पे, किसी भी वाटर सोर्स पे, वहाँ से 90 डिग्री पे ऑलमोस्ट ये पाइप मुड़े होते हैं, तो ये पाइप्स होते हैं कनेक्टेड, और यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं। रोटेटिंग नोजल्स होती हैं परपेंडिकुलर पाइप्स के टॉप पे, जो कि जैसे भी जब भी यहाँ से मेन वाटर सप्लाई हम रिलीज़ करते हैं तो वहाँ से स्प्रिंकल होकर वाटर गिरता है, जैसे तो बारिश हो रही है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया लॉन्स कॉफ़ी प्लांटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वहीं यूज़ हो, बट वहाँ पे होता ही है ज़्यादातर, क्योंकि बहुत कम वाटर जो है इसमें वेस्ट कुछ नहीं होता, बहुत कम वाटर इसमें लगता है। तो ये सबसे अच्छी टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स और ट्रीज़ को वाटर करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ वीड्स, प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, रिमूवल ऑफ वीड्स जो है उन्हें हम कहते हैं वीडिंग। तो वीडिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, या तो हम सीड ड्रिल से ही वीड्स को अप्रूट कर सकते हैं, या किसी और इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि खुरपी होता है, और हमने पढ़ा था कुछ टाइम पहले हो से भी कर सकते हैं। और जो वीड्स होते हैं उन्हें काफ़ी केमिकल्स से भी, जिन्हें वीडिसाइड्स कहते हैं, उनसे कर सकते हैं। 2,4-D होता है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये इम्पोर्टेंट है ओलंपियाड प्रोस्पेक्टस से। और भी वीडिसाइड्स के नाम आपको थोड़े याद करने चाहिए अगर आप ओलंपियाड के लिए जाना चाहते हैं, वरना NCERT के लिए इतने एक बहुत है। और होते हैं जैसे ब्यूटाक्लोर, मेटाक्लोर, सिनियाजीन एंड MCPA होता है। MCPA क्या होता है, 4-मिथाइल फ्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। एंड हमारे पास और भी होते हैं जैसे एजेंट ऑरेंज होता है। तो ये सब आपको याद करना है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हार्वेस्टिंग मीन्स जब ये आपने अपने गांव में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ देखा होगा कि जब क्रॉप्स पूरी मैच्योर हो जाती हैं तो उन्हें कट करते हैं इस इम्प्लीमेंट से, जिसे सिक्कल कहते हैं। इस इम्प्लीमेंट से उन्हें कट करते हैं, उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और ये जो सीरियल क्रॉप होती हैं वो 3 से 4 मंथ्स में मैच्योर हो जाती हैं, फिर उन्हें कट कर दिया जाता है। तो थ्रेशिंग का प्रोसेस अब यहाँ पे दे रखा है। थ्रेशिंग क्या होती है, जब भी सीड्स को स्टॉक से, उसे थ्रेशिंग कहते हैं। उसे बीट करके करते हैं, चाहे किसी स्टिक से या किसी चीज़ से बीट करें, या उन्हें पकड़ के किसी जूट बैग में, गनी बैग्स जिसे कहते हैं, उसमें रख के हम हार्ड सरफेस पे बीट करें, या थ्रेशर जो मशीन्स होती हैं उनसे भी हो जाता है। या हार्वेस्टर मशीन होती है, कंबाइन हार्वेस्टर, बहुत अच्छी मशीन होती है। इससे हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, विनोइंग सब साथ में हो जाता है। अब विनोइंग क्या होता है, विनोइंग में वो जो है विंड ब्लो करते हैं हम। विंड ब्लो जब हो रही हो या फैन से, किसी भी चीज़ से, मीन्स विंड की मदद से जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं सीड से, या जो मीन्स जो चाफ होता है उसे सेपरेट करते हैं, क्योंकि वो हल्का होता है और वो विंड के साथ आगे चल जाते हैं, सीड्स वहीं पे गिर जाते हैं। ये एक विनोइंग मशीन यहाँ पे दे रखी है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस ये है थोड़ा कि स्पेशल फेस्टिवल्स जो होते हैं वो पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या और बिहू होते हैं। फिर स्टोरेज आता है। स्टोरेज मीन्स जब हार्वेस्टेड क्रॉप जो होता है उसकी विनोइंग और थ्रेशिंग और विनोइंग करने के बाद उन्हें स्टोर करना होता है। तो स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर जो है वो क्रॉप में नहीं रहना चाहिए, वरना क्रॉप जो होती है उसके डिकम्पोज होने के चांसेस हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अच्छी कंडीशंस मिल जाती हैं। फादर ऑफ रेवोल्यूशंस भी हमारे लिए पढ़ने
इम्पॉर्टेंट है। और जैसे स्टडी ऑफ सीड्स मैंने यहाँ पे जो नोट्स लिख रखे हैं ये इन सब के लिए। और अगर आप चाहते हैं मैं अलग से सीधा बुक से ही ओलंपियाड की पढ़ाऊँ तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं चैट में। तो स्टोरेज में बस यही है इम्पोर्टेंट कि सिलोज और ग्रेनरीज ये एरियाज होते हैं स्टोर करने के लिए। ये सिलोज होते हैं, ये जो बहुत बड़े कंटेनर्स टाइप के हैं सिलेंड्रिकल, इन्हें सिलोज कहते हैं। और ग्रेनरीज के अंदर गनी बैग में स्टोरेज होती है, मींस जूट सैक्स जो आपने देखे होंगे उसके अंदर स्टोरेज होती है। तो यही दे रखा है इसमें बस। फिर आगे इम्पोर्टेंट है एनिमल हस्बेंड्री, मींस एनिमल्स को जब लार्ज स्केल पे हम पालते हैं, जिससे हम कह सकते हैं हिंदी में रियर करते हैं, उसे बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जिससे मींस प्रॉपर फूड शेल्टर केयर के साथ, जिससे हमें भी कुछ फ़ायदा हो। वरना तो डोमेस्टिकेटिंग बोलते हैं ना, अगर ओनली पेटिंग या डोमेस्टिकेटिंग, बट एनिमल हस्बेंड्री मीन्स जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो। तो फिर यहाँ पे बस एक पहेली कह रही है कि फ़िश अच्छी होती है हेल्थ के लिए, और हमें कॉड लिवर ऑयल भी फ़िश से मिलता है। और ये जो बुक एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताता हूँ। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल, क्रॉप कहते हैं। फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल। आगे डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। ये सब हम पढ़ चुके हैं और ये आप मैच कर सकते हैं। खरीफ क्रॉप पैडी एंड मेज जो होती है, राबी क्रॉप वीट ग्राम-पी, केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया सुपर फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक मैन्योर एनिमल एक्सक्रीटा काऊ डंग, ये सब। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको तो गूगल पे भी मिल ही जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले चैप्टर की वीडियो एनसीईआरटी से मैं डाल ही दूँगा। बट अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर की या किसी भी क्लास के कोई चैप्टर की वीडियो में डालूँ ओलंपियाड लेवल पे, तो आप अपने ओलंपियाड के नाम के साथ चैप्टर का नाम या जो भी चीज़ समझना चाहते हैं वो चैट में या मुझे डीएम कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।